बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, 18वीं तरमीम पाकिस्तान के विफाकी ढांचे की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, मगर आज यही तरमीम सियासत के हर कोने में छाई हुई है। इस्लामाबाद के ऐवान हों या कराची की गलियां, हर बात इसी आईनी शिक के गिर्द घूमती नजर आती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तरमीम में बेहतरी के दरवाजे आईन खुद खोलता है, मगर सवाल यह है कि यह वाकई इस्लाह है या किसी बड़ी तब्दीली की पहली सीढ़ी। यह बहस महज अल्फाज की जंग नहीं, बल्कि इक़्तिदार की उस पेचीदा बिसात की धड़कन है जिसमें हर फरीक अपने असरो रसूख के लिए हरकत में है। गुल प्लाजा में लगी आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि रियासत के नज़्मो नस्क, सूबाई खुद मुख्तारी और शहरी हुकूमतों की हैसियत को भी बेनकाब कर दिया। MQM ने इस सानहे को सियासी मैदान में कदम जमाने का मौका बनाया। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद कराची को लावारिस छोड़ दिया गया और अब मामला इंतजामी नाकामी नहीं बल्कि शहर की बका और शहरियों की जानो माल का सवाल बन चुका है। MQM का मुतालबा है कि कराची को विफाक के मातहत फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जाए और आइन की इस शिक पर नजर सानी की जाए। यह महज मुतालबा नहीं बल्कि सियासी हथियार भी है। हुकूमती इत्तेहादी सियासत में इस बयानिए ने एक नया पेज पैदा कर दिया है। अगर MQM हुकूमत का मजबूत सहारा बन गई तो पीपल्स पार्टी की वो सियासी अहमियत कहां जाएगी जिस पर मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त खड़ा है। और अगर पीपल्स पार्टी नाराज हुई तो मुस्लिम लीग नून इस दबाव के लिए तैयार है या ये इत्तेहादी मुआहिदे की हदें मुतजलजल कर देगा। पीपल्स पार्टी ने इस बयानिए को सख्ती से मुस्तरद किया है। शर्जील मेमन का कहना है कि क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से आग बुझ जाएगी या इमारतें खुद ब खुद महफूज हो जाएंगी। उनके नजदीक मसला आइन में नहीं बल्कि अमल दरामद की कमी में है, मगर हुकूमती हल्के बार बार 18वीं तरमीम को सानेहात से जोड़कर अवामी रद्द अमल और सियासी दबाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और यूं आइन एक बयानिया बनकर रह गया है। इसी सियासी हलचल में मुमकिना नई तरमीम का सवाल भी सर उठाता है। क्या 28वीं तरमीम 18वीं तरमीम के इख्तियारात महदूद या ख़त्म करने की राह हमवार करेगी, या ये सब इत्तेहादी दबाव बढ़ाने और सियासी हैसियत मजबूत करने के हर में है। मरकज़ और सूबों के दरमियान इख्तियारात की जंग बयानियों की जंग में बदल चुकी है, जहां दलाइल के बजाय बयानिए और स्टोरी लाइन्स अहमियत पा चुकी हैं। यूं पाकिस्तान की सियासत एक नाजुक और पेचीदा दौर में दाखिल हो चुकी है, जहां 18वीं तरमीम की बहस, सानेहात, इत्तेहादी सियासत और बयानियों की जंग एक दूसरे में गुंधी हुई है। इस सारे ज़िमन में तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है, इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस वक्त 18वीं तरमीम जो है वो एक मरतबा फिर लाइमलाइट में आ चुकी है और MQM ने भी खुलकर अब पोजीशन संभाल ली है, मोर्चा संभाल लिया है और हुकूमती इत्तेहाद में नून लीग और MQM एक साइड पे नजर आ रहे हैं और यूं लग रहा है कि 18th अमेंडमेंट की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉर्नर कर दी गई है या इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कर दी जाएगी। तो पीपल्स पार्टी इस पर क्या हिकमत अमली रखेगी? 18वीं तरमीम कोई चीज नहीं है। 18वीं तरमीम एक वक्त में आइन के अंदर होने वाली तरामीम जो 17 दफा हो चुकी थी, 18वीं दफा हुई, उसको 18वीं तरमीम कहते हैं। अब वो आइन है। उसके बाद अब तो 26-27 तरमीमें हो चुकी हैं, लिहाजा अब ये आइन है। आइन के कुछ आर्टिकल्स के ऊपर अमेंडमेंट का किसी जमात का या किसी लोगों का ख्याल है, जब वो मामला खुलेगा, क्योंकि 18वीं तरमीम में तो 103 आर्टिकल अमेंड हुए थे। अब 18वीं तरमीम तो खत्म होने वाली बात है ना, अब तो आइन है। आइन के कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट होने जा रही है ये देखा जाएगा और उसमें पीपल्स पार्टी देखेगी कि जो आर्टिकल कोई अमेंड करने की तजवीज दे रहे हैं दोस्त, उसमें क्या चीज ऐसी है जो कि वक्त के साथ जरूरत महसूस की जा रही है। अगर वो जरूरत दुरुस्त है तो बिल्कुल तरमीम हो जाएगी और अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली इसमें MQM ने आज ये अपना मौक़िफ़ दिया है कि कराची को विफाक का हिस्सा बना दिया जाए। 18वीं तरमीम के अंदर जो शिकें थीं, जो सूबाई खुद मुख्तारी या दीगर शिकें, अगर हम उनकी बात करें जो अब आइन के अंदर हैं, वो उनके ज़रिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। ये आज MQM ने खुलकर एक पोजीशन ली है एंड ऑब्वियसली दिस इज डायरेक्टेड एट पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। देखिए, जहां तक ताल्लुक MQM की तजावीज़ का है या उनके ख्यालात का है,
वो तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहे हैं। हम्म, उनके उसमें सूबाई खुद मुख्तारी का तो कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म, वफाक अपने तौर पे किसी सूबे को टेक ओवर नहीं कर सकता है। ये आईनी तरमीम के साथ तो मुमकिन नहीं है। इसके लिए तो मुतल्लका सूबे से पहले तजवीज़ आएगी और फिर उसके लिए तरीक़ाकार मौजूद है। हम्म, मुतालबे अपनी जगह, वो अपने मुतालबों में ज़ोर डालने के लिए ऐसी चीज़ें पहले भी मुतालबे करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। हम्म। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ, तरमीम अगर फर्दर कोई है तो कौन-कौन से आर्टिकल में क्या तरमीम है, जब तक वो ड्राफ्ट सामने ना आए, ये कहना कि 18वीं तरमीम के फलां बंदा पीछे पड़ गया। 18वीं तरमीम में तो 103 आर्टिकल अमेंड हुए थे। हम्म, हम्म। एग्जैक्टली पॉइंट तो ये है कि बात वही है कि वो सूबाई खुद मुख्तारी जो है उसको भी, और फिर उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मिसाल जो है वो पंजाब की नहीं दी जाती, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की नहीं दी जाती, उसमें इवन बलूचिस्तान की कम बात होती है। सूबाई खुद मुख्तारी को जब भी एक डिबेट में लाया जाता है मेन स्ट्रीम में, तो इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड सिंध गवर्नमेंट। वो सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, जो कि काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी सिंध को रूल कर रही है, तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने लाकर बताया जाता है कि ये सूबाई खुद मुख्तारी उस तरह से होनी नहीं चाहिए। ये अब दूसरी साइड का मौक़िफ़ है। और जस्ट इन केस सवाल ये है कि चूंकि अब एमक्यूएम भी यही बात कर रही है कि इसमें सूबाई खुद मुख्तारी जो है उसके ऊपर नजर सानी की जाए, इफ दैट हैपेंस व्हाट विल बी द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। हम सूबाई खुद मुख्तारी पे यकीन रखते हैं। ओके। पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है और इसमें वफाकी इकाइयों का खुद मुख्तार होना, ये क़याम पाकिस्तान की भी असास में था, ये आईन पाकिस्तान की असास में भी है। यही वे फॉरवर्ड है। किसी एक इलाके के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक आइन को उनके मुताबिक अमेंड नहीं किया जा सकता। आइन पूरे मुल्क के लिए है और उसमें अगर किसी की ख्वाहिश है तो वो पहले जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट कर ले। इसमें कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। ठीक अगर है। एमक्यूएम चाहती है तो एमक्यूएम अपना मुतालबा लेके अवाम के पास जाए, असेंबली में जाए, वहां पे अगर उनकी बात सुनी जाती है तो बिस्मिल्लाह। ठीक है। अच्छा, दे साउंड वेरी कॉन्फिडेंट। वो कहते हैं कि वी कैन इवन, एक तो बात ये नहीं होती है, है, एक बात ये ये होती। इशू नहीं है कि कौन कॉन्फिडेंट है और कौन नहीं है। जिस दिन उस सूबाई असेंबली के अंदर वहां से रेजोल्यूशन होगा और उस रेजोल्यूशन के ऊपर कौमी असेंबली और सेनेट में वहां पे उसके ऊपर डिबेट होकर फैसला होगा। ये वहां के फैसले हैं और तरीकाकार के मुताबिक है। बाकी डिबेट है, वो उनका आके करें। हाँ, जाहिर बात है, पॉलिटिकल डिबेट है, डेमोक्रेसी है, और अल्टीमेटली बात जो है वो होनी पार्लियामान में ही है। बट दे से कि अब तो ये या तो पीपल्स पार्टी कन्विंस हो जाएगी या फिर पता नहीं उनके पास कौन सी ऐसी चाबी है, क्योंकि कुछ ने कहा है कि भाई हम पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर लेंगे इस हवाले से। लेकिन अब एक और बात सामने आ रही है कि शायद 26वीं और 27वीं तरमीम तो पीपल्स पार्टी की मदद से कर ली, अब वो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि एमक्यूएम ये कह रही है कि ये विदाउट, वही बात हो गई, विद और विदाउट पीपल्स पार्टी वी कैन डू दैट। तो इस सूरत हाल में अगर आइन में ये चीज़ होती है तो क्या हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो बरकरार रह पाएगा जिस तरह से अभी है, इन द ग्रेटर इंटरेस्ट? आपसी इख्तलाफात तो हैं पहले भी सारी पार्टीज में। देखिए, अगर असासी चीजों को छेड़ा जाएगा तो पीपल्स पार्टी की भी कुछ रेड लाइंस हैं। ओके। मेरे ख्याल में मेरी जमात का मौकफ तो जमाती मौकफ तब आता है जब जमात किसी चीज के ऊपर डेलिब्रेशन करके कोई फैसला ट्रू, सुनाती है। ट्रू। लेकिन मैं आपको पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पे ये कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की रेड लाइन होगी। ओके। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी पे कोई कंप्रोमाइज करे और आइन के तरीकाकार पे कंप्रोमाइज करे। उसके अंदर रहते हुए अगर कोई बात होगी, बिस्मिल्लाह। दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी की रेड लाइन होगी कि सूबाई खुद मुख्तारी के साथ जो छेड़छाड़ है। कारी साहब आगे बढ़ते हैं। आपने भी वोटर्स की जो एज है उसके हवाले से एक बात की, और अभी राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी इसी तर्ज पर बात की। तो ये एक ऐसा नुक्ता लग रहा है जिस पर सबकी बात हो जाए, लेकिन उस पर भी बड़ी एक कंट्रोवर्सी बनी और ये सवाल ज़रूर हुआ, और ये सवाल पूछा गया कि 18 साल पर इशू जो है वो आखिर क्या है, वोटर की एज की अगर हम बात करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने कोई मुतालबा नहीं किया। ओके। मैंने ये नहीं कहा कि 18 साल के वोटर का राइट छीन लेना चाहिए। एक डिबेट हो रही थी, जिस तरह आप मुझ पे सवाल कर रहे हैं। मैं अगर मेरा ख्याल हो तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, प्रेस रिलीज दूं, कुछ इस तरह। मुझ पे सवाल हुआ कि जी ये एक बहस छिड़ रही है, मुआशरे में बहस चल रही है,
सुनते हैं कि वो वोटर की उम्र जो है वो बढ़ाई जा रही है। हम्म, मैंने कहा जी मेरे इल्म में तो नहीं है, और ऐसी कोई डिबेट अगर है भी तो मेरे, जब तक वो डॉक्यूमेंट सामने ना आ जाए उस पर बात नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी का मौकफ पूछा गया, मैंने कहा पीपल्स पार्टी का मौकफ तो पार्टी देगी, मैं तो नहीं दे सकता। ठीक है। मेरी जाती राय के ऊपर जब एंकर ने इसरार किया तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी जाती राय यह है कि 18 साल की उम्र में मैट्रिक के स्टूडेंट होते हैं या ओ लेवल के, ओ टू के, और ये उम्र जो है, मैं अपने बच्चों को जब देखता हूं हम्म, तो वो जब इस उम्र में थे तो उनको घर के बजट बनाना या घर चलाने का भी पूरी तरह समझ नहीं थी। चे जाए कि पूरे मुल्क का फैसला करना लेकिन है। वो और नाक़दीन तो कहते हैं कि उसी उम्र के लगभग पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप भी मिल गई बिलावल साहब को। मैं उस पर भी गुजारिश करता हूं, तो जो पूरे मुल्क का फैसला करने के लिए आपने क़यादत चुननी है, आपने उनके मंशूर देखने हैं, आपने उनकी पॉलिसीज, उनका माजी पूरा एनालिसिस करना है, और फिर आपने देखना है कि ये बंदा जिसको मैं वोट डालने लगा हूं, ये एमएनए बन के कल वजीर और वजीर आजम बन सकता है। तो ये मेरा ख्याल है, जिस तरह बाकी लोगों का ये ख्याल है कि नहीं 18 साल की उम्र होनी चाहिए, इस तरह मेरा भी अपना एक आजाद ख्याल है। हम्म, आपको अपना ख्याल रखने का हक है, मुझे अपना ख्याल रखने का हक है। ट्रू। अब रही बात बिलावल साहब की, तो बिलावल साहब को एक हादसे के नतीजे में जो खिला पैदा हुआ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत पे, उसके नतीजे में मोहतरमा की वसीयत के मुताबिक जरदारी साहब को बनाया गया, लेकिन उन्होंने बिलावल साहब को चेयरमैन बना दिया, लेकिन वो उस वक्त तालीम हासिल कर रहे थे, और जरदारी साहब उनके साथ को चेयरमैन बने और को चेयरमैन के तौर पर पार्टी चलाते रहे। फिर काफी अरसा तक बिलावल साहब के वापस आने के बाद भी जरदारी साहब को चेयरमैन रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर बने, और बिलावल साहब को फुल फ्लेज जो है वो चेयरमैनशिप दे दी गई। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे उस वक्त जब वो तालिब इल्म थे उनको ये जिम्मेदारी दी गई, उस वक्त उनके पास पूरा तरह पार्टी वो रन नहीं कर रहे थे। सो ये दोनों मिसालों के आपस में कोई मिसाल नहीं बनती। चले, ये पॉइंट भी एक है और जाहिर बात है दिस इज डिबेटेबल और हर शख्स को ये राइट है कि वो अपनी हक है। ओपिनियन जो है वो मैंने रखे। अर्ज किया बिल्कुल। कि मैंने अपनी राय के तौर पे मुझसे पूछा गया, मैंने अपनी राय दी, और मुझे अपनी राय रखने का उसी तरह हक है जिस तरह इस मुल्क के बाकी शहरियों को 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की, वो मुख्तलिफ ख्याल के मुताबिक अपनी राय रखने का हक है। पॉइंट कोई टेकन। समझता है कि 18 साल बेहतर है, बिस्मिल्लाह, मुझे क्या एतराज है। ठीक है, पॉइंट टेकन कारा साहब। आगे बढ़ते हैं। जारी बात है कि हुक्मरान इत्तेहाद की आपसी मामलात और 18वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, ये सारी बातें भी हैं, लेकिन एक और चीज़ भी है जिसकी मुल्क को इस वक्त बहुत ज़रूरत है, पॉलिटिकल कंसेंसस, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें फिर सारा हुकूमती इत्तेहाद एक तरफ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो CBMs जो हैं वो चले अभी पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली और सेनेट में हमने देखा कि चले तातुल से ही सही अपोजिशन लीडर्स का तकर्रुर हो गया। सो हाउ डू यू सी दिस होल सिनेरियो? क्या इसमें कोई उम्मीद निकलती हुई नज़र आ रही है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो हैं, क्योंकि उसका बर्डन डेमोक्रेसीज में गवर्नमेंट पर ही होता है, लेकिन PTI कहती है कि हमें ब्रीदिंग स्पेस नहीं दी जा रही। पंजाब हम गए, वहाँ पर हमारे साथ जो हुआ, सिंध गए हम, लेकिन हमें शुरू में हवा का एक ताज़ा झोंका आया, पीपल्स पार्टी ने हमारा इस्तकबाल किया, बट इवेंचुअली वही हुआ जो उनके साथ पंजाब में हुआ। तो वो ये कहते हैं कि हम कैसे बैठ जाएं इनके साथ। बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं वो, इसलिए कि कराची में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके। कराची में उन्होंने खुद अपने वादे से इनहराफ किया, उनका प्रॉमिस था, उनको इजाजत मिली थी जलसा मिज़ार कायद पे ग्राउंड में करने की, वो सड़कों को ब्लॉक करना चाहते थे, उस पे इख्तलाफ हुआ, और उससे पहले किसी बंदे की कोई गिरफ्तारी हुई हो वो बता दीजिए, अगर कोई सड़क ब्लॉक हुई हो वो बता दीजिए। सारे मीडिया के पास फुटेज मौजूद है, वो आप देख लीजिए। अब उनके पास तो कोई जवाब था नहीं, अब लोग इकट्ठे नहीं हुए तो कोई इल्जाम तो दे के अपनी जान छुड़ानी थी ना, वो एक बहाना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि उनको CBMs किए जाए। क्या इमरान खान साहब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं? आज तक इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं, वो कहते हैं मैं फौज से मुज़ाकरात करना चाहता हूं। उनकी जमात के कुछ लोगों की ये राय है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से नहीं। अब महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर साहब को कौमी असम्बली और सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन का तकर्रुर हुआ है और उनको इख्तियार दिया गया है। अब यहाँ भी एक कैच है, एक मुतालबे हैं या एक तरीकाकार है या एक
एजेंडा है जो जॉइंट अपोजिशन का है। राइट। जॉइंट अपोजिशन का मुल्क के अंदर जारी निजाम को ठीक करने के लिए, आइंदा इलेक्शन की शफाफियत के लिए और कई चीजों के ऊपर उनका एजेंडा है। कुछ बाजी की बातें भी वो कर रहे हैं, लेकिन इससे हटके पीटीआई का अपना एक मुतालबा है, उनका अपना एक एजेंडा है। वो इमरान खान साहब के लिए रिलीफ चाहते हैं, वो इंतखाबात का कालादम करके नए इंतखाब कराने का मुतालबा कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि खान साहब से मिलाएंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी। खान साहब सियासी हुकूमत, सियासी ना गवर्नमेंट से या अपोजिशन की जमातों से भी वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। तो ये जो कजिया है ना, ये उनके अपने ही घर में पड़ा हुआ है। उन्होंने खुद इसको ब्लॉक किया हुआ है खान साहब ने। गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट तो बार बार कहती है, लेकिन जो मुतालबे उनके हैं वो मुतालबे रख के, वो अपनी मुतालबा रख के, अगर वो कहे कि पहले शर्तें माने, मुज़ाकरात नहीं हुआ करते शर्तें मान के। ये जो सीबीएम का जिक्र है, इस तरह के कोई सीबीएम्स नहीं होते। सवाल ये है कि वो मुलाकात कर अपने करना चाहते हैं मुज़ाकरात, वो जो भी एजेंडा रखना चाहते हैं, मेरी दानिश में, ये मेरा ख्याल है, मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ, बिल्कुल। वो अपना एजेंडा रखें। हुकूमत का भी एक एजेंडा होगा, हुकूमत की तरफ से अपना एजेंडा रख लिया जाएगा। दोनों एजेंडा सामने रख के टेबल पे अपने अपने मुबाहिसा कर ले, जिस पे इत्तेफाक हो जाए उससे आगे बढ़ ले। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, महमूद खान साहब कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं, मुझे उनका बहुत एहतराम है, बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, लेकिन महमूद खान साहब का इख्तियार किस वक्त छिन जाए और किस वक्त खान साहब कहें कि मैंने उनको ये इख्तियार नहीं दिया, मुझे डर लग रहा है इस बात से। अच्छा, इसमें एक कैच और भी है कायरा साहब, और इस पे छोटा सा कमेंट लूंगा। हुकूमती इत्तेहाद को पता है कि भाई पीटीआई के जो बंदे हैं उनके पास वो मैंडेट नहीं है, कभी भी उनकी तमाम बातों को वीटो किया जा सकता है। यही सेम आर्गुमेंट पीटीआई देती है कि भाई हुकूमती इत्तेहाद तो बाइख्तियार नहीं है, ये कुछ कमिट करेंगे उसके बाद शायद कहीं और से वीटो सवाल कर दिया ये जाए। नहीं है, नहीं, ये गलत बात है, ये खिलाफ हकीकत बात है। ओके। इसलिए कि हुकूमत ने कब कमिट करके अपने आवाज से पीछे हटी है, और खान साहब की जमात के अंदर तो अलीमा खान साहब को बयान देती है तो दूसरा कोई उनको वीटो कर देता है, दूसरी तरफ से कोई बंदा आता है तो अलीमा खान साहब उसको वीटो कर देती है। बैरिस्टर गौर हमारे साथी है, शरीफ आदमी है, उनको चेयरमैन बनाया गया खुद जमात का, इमरान खान साहब ने बनवाया। जब बन गए, आज उनकी क्या हैसियत है, वो कोई बात करते हैं दूसरे नहीं मानते, और अगर कोई और बंदा बात करता है खान साहब उसको वीटो कर देते हैं। तो ये तो उनकी तरफ देखने की जरूरत है ना। ये कह देना कि जी हुकूमत की बात को फलां जगह से वीटो हो जाता है, कोई एक मिसाल भी तो दे ना कि हुकूमत ने फलां जगह पे ये वादा किया और उसे विड्रा कर गई। राइट, पॉइंट टेकन। कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहीं पर वक्त हुआ है नाज़रीन इकराम एक ब्रेक। स्टे विद अस, आपसे मुलाकात होती है इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा मौजूद थे और गुफ्तगू हो रही थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में दरार है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात। इस सारे ज़िमन में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीटीआई किस समत में खड़ी होगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ में खड़ी होगी, या हुकूमती हलकों को सपोर्ट करके 28वीं तरमीम को? पीटीआई इस वक्त खुद मुश्किलात में घिरी है। बानी पीटीआई से मुलाकात भी एक मुअम्मा बन चुका है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों के साथ साथ मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई के साथ मौलाना फजल रहमान की मुलाकात भी हुई। और क्या एक नया अपोजिशन इत्तेहाद बन सकता है? क्या हुकूमत को किसी खतरे का सामना करना पड़ सकता है? ये सब जानने की कोशिश करेंगे। हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने। बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी वी वर टॉकिंग विद कमर ज़मान कायरा, और उन्होंने जो सबसे बड़ी मुज़ाकरात के हवाले से बात की, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी तरफ से कोई एक हमें नैरेटिव नहीं मिलता। एक इस तरह की चीज़ है कि मुख्तलिफ धड़े हैं, और हुकूमती इत्तेहाद कहता है भाई हम तो सीरियस हैं, हमने तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स भी कर दिए, लेकिन मुज़ाकरात में अगर तात्तुल है तो वो सिर्फ पीटीआई पर सारे का सारा मलबा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम साहब शुक्रिया, आपने मौका दिया। मगर देखें, जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, देखिए ये इतना आसान नहीं है सिंपल कह देना कि जी हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ले लिए। 5 महीने के बाद अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन की अपॉइंटमेंट कर दी गई है, जो कि डे 1 पे हो जानी चाहिए थी, एक ऐसी नॉमिनेशन जिसके मुकाबले में कोई और दूसरी नॉमिनेशन भी नहीं थी, उसमें इतना अरसा लगा। इसको अगर हम CBM कहते हैं तो मैं समझता हूँ फिर तो हम बहुत ही पीछे खड़े हैं। देखिए, बहुत सारे इस वक्त स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त इमरान खान की मुलाकात जैसे आपने कहा मामा बन चुकी है। देखिए, एक हाई कोर्ट का ऑर्डर उस मुलाकात को बैक कर रहा है, जेल मैनुअल कह रहा है, मगर फिर भी देखें इमरान खान को 80 से ज़ायद दिन हो गया है, एक आइसोलेशन की कैफियत में रखा हुआ है, वो मुलाकात नहीं हो पा रही और मुलाकात कराने वाले भी बज़ाहिर बेबस नज़र आ रहे हैं। बातचीत जिस तरह से गोल घुमा फिरा के कर लें कि जी ट्विटर का मसला है, फ़लाँ का मसला है, बात है कि एक आईनी हक़ है, आप उसको किस तरह से आप डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर किसी ज़बान से मसला है तो उसके आपके पास रेमेडीज़ हैं। पहले आपने कौन सी कोई कसर छोड़ी है, FIA के ज़रिए इन्हीं चीज़ों की इंक्वायरीज़ कराई, आप उन्हें देना है, आप एक और पर्चा दे लेंगे, मगर ये आप किस तरह से कदगन लगा सकते हैं। फिर इस तरह के माहौल में एक्सपेक्ट करें कि तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान करके आगे चलना शुरू कर जाए, ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। देखें, आप पॉलिटिकल फोर्स दूसरी भी जमातें रही हैं, उन्होंने भी मुश्किल टाइम गुजारे हुए हैं, उन्हें इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम इतनी स्पेस देनी चाहिए कि जो इंसान, जिस शख्स के पीछे 3 करोड़ वोट खड़े हैं और जिसकी मकबूलियत 8 फरवरी के बाद भी कम नहीं हुई, आज भी वो आवाम में पहले से ज़्यादा मकबूल है, उसकी राय आनी ज़रूरी है। और अब जिस तरह के इशूज़ आपके सामने हैं, जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, तो पहले से ज़्यादा ज़रूरत है कि तहरीक इंसाफ की अपने लीडर से मुलाकात हो और फिर मुज़ाकरात का अमल आगे चले। एग्जैक्टली इसमें प्री रेक्विजिट PTI की तरफ से यही आता है कि मुलाकात जो है उसका एहतमाम किया जाए, जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, जेल मैनुअल भी है। अब मुलाकात भी नहीं हो पाती एंड ऑब्वियसली जब CBMs की बात होती है तो PTI को वो एक ब्रीदिंग स्पेस जो है, ये भी PTI का शिकवा है। पंजाब में भी सुहेल अफरीदी का दौरा, सिंध का दौरा भी देख लिया, उस हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि 26वीं और 27वीं तरमीम तो हमने देख ली, अब एक 28वीं तरमीम की बात हो रही है और उसमें हुक्मरान इत्तेहाद में दरार। कमर जमान कायरा साहब ने तो कह दिया कि भाई रेड लाइन है हमारी, 18वीं तरमीम, सूबाई खुद मुख्तारी एंड ऑल ऑफ दिस। इस सब के अंदर ऑब्वियसली पिछली जितनी तरामीम अभी पिछले कुछ अरसे में हुई हैं उनमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साइड पे खड़ी थी और पूरा हुकूमती इत्तेहाद एक तरफ। अब ये जो एक मुद्दा है जिस पर MQM ने आज खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, फिर पीपल्स पार्टी जवाब दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से सीज करेगी? कोई साइड लेगी या PTI इस सब के अंदर पीछे हटेगी? देखिए, इस वक्त कमर ज़मान कायरा साहब सीजन पॉलिटिशियन है, ठीक है, समझ आती है कि 18वीं तरमीम का वो क्रेडिट लेते हैं कि जी डिवॉल्व हुई पावर, सूबों तक गई, मगर आया देखने वाली बात है क्या वो डेवोल्यूशन कंप्लीट हुई? क्या वो डेवोल्यूशन आवाम के हक़ में वो समरात लेके आई जो 2010 में कमिटमेंट की गई थी? तो अगर आज गुल प्लाज़ा का सानिया देखें तो उस साने से को रिलेट करें और आज जो गटर के ढक्कन कराची में गायब होते हैं और बच्चों की अमवात होती हैं, तो सारे देखें तो समझ आती है कि वो समरात नीचे तक नहीं पहुँचे। किसी हद तक MQM की भी बात दुरुस्त है। अगर वो बात कर रहे हैं आज लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम की, तो बात ये है कि आर्टिकल 140A का आप खाली ज़िक्र कर दें आइन में, मगर अमली जामा पहना ना सकें उसको, तो वो भी तो बड़ा एक नुकसानदेह अमल है। NFC अवार्ड में समझ आता है आपने अपने हिस्से ले लिए, हम नहीं कहते कि आपके हिस्से कम कर दिए जाएं, मगर कम से कम इतना तो होना चाहिए कि सूबाई हुकूमतों को पाबंद करें कि उस NFC अवार्ड में इतना लोकल गवर्नमेंट्स का हिस्सा है और वो पैसा खालिसतन लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू ही खर्च हो, वो लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर ना खर्च करे या चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रेशन पे ना हो। मसला ये है कि हम सब ने अपनी कोई ना कोई रेड लाइन बना ली है, मगर आवाम किसी की भी अभी तक रेड लाइन नहीं बनी। हमारा जो आइनी ढांचा है उसको अगर गौर से देखा जाए, क्या वो आवाम के लिए डिलीवर कर रहा है? हमारा देखें, मतलब देख के दुख होता है कि हम जो बजट पास करते हैं एज पार्लियामेंटेरियन, मैं 2 बजट्स अभी तक इस असेंबली के देख चुका हूँ, मतलब हम 15% बजट पे जो है ना खाली डिस्कशन करते हैं और वोट करते हैं। 85% हमारा बजट ऐसा है जिसमें पार्लियामान का इस्तेकाक ही नहीं है कि वो वोट कर सकें। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो, जब
सारे का सारा स्पेंडिंग एक वज़ीर आज़म, एक चीफ़ मिनिस्टर के सिग्नेचर पे हो, तो क्या 1935 का जो गोरे का निज़ाम था और आज हम 73 के आइन में बैठ के भी क्या उसी तरह मुल्क को चला रहे हैं? तो खुद आप देख लें कि ये हम किसकी रेड लाइन के लिए लड़े हैं। एग्जैक्टली, पॉइंट टेकन। और ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन दे वुड टेक अ पोजीशन जब इसका मौका भी पड़ा। और हो सकता है कि फिर पीपल्स पार्टी जो है, जो कि पहले तो 26वीं और 27वीं तरमीम के अंदर उन्होंने अपना रोल प्ले किया, अब शायद वो आपका दरवाज़ा भी खटखटाएं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। देखें बिल्कुल। और महमूद खान HXAE की अगर पहली स्पीच उठा लें, उन्होंने कोई दरवाजे बंद नहीं किए। राइट। अगर देखें जहां उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है, साथ साथ उन्होंने एक और भी बात की जो मैं आपकी उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट कोई भी ऐसा इकदाम करती है जो इस हाउस की प्रेस्टीज बढ़ाएगा, जो ऐवान की ताकत बढ़ाएगा, उसके लिए आप हमारे वोटों को अपनी तरफ शामिल कर लें। और मैं आपके साथ कोई शर में या किसी के साथ शरारत में नहीं कम अज़ कम शामिल। तो जब तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह की आवाज़ आ रही है तो गवर्नमेंट साइड को भी सोचना चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी को सीज करें और देखें कि किस तरह से हम जो इस वक्त माशी क्राइसिस में हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम फेस कर रहे हैं और जिस तरह के फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं, उनके लिए तहरीक इंसाफ से हकीकी इंगेजमेंट बनाने के लिए वो अपना मौसर किरदार अदा करें। पॉइंट टेकन। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये है कि आपकी तरफ से ये मौक़िफ़ आता है कि मुलाकात करवाई जाए। अच्छा, दूसरी साइड जो है, जब भी उनसे एंगेज किया जाता है, उनसे सवाल पूछा जाता है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप से जब बात होती है, तो वो पूरे मुज़ाकरात के अमल के सैबोटाज होने को पूरे का पूरा जो मलबा है वो डाल देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर। सो उनका ये कहना है, और बल्कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बानी PTI जो हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट के हवाले से अब रिपोर्ट सामने आई है कि मुतअद्दिद कोशिशें की गई एक्स जो कि फॉर्मरली ट्विटर के नाम से जाना जाता था प्लेटफॉर्म, वो अकाउंट बंद करवाने के लिए। तो इस वक्त क्या कोई डिवाइड है कि जी जो ग्राउंड पे लीडरशिप है वो मफाहमत चाहती है बट सोशल मीडिया एक दीवार बन के खड़ा हो गया? यही नैरेटिव हम सुनते आए हैं। देखें, परसेप्शन इसी तरह बनाया जाता है और शायद किसी हद तक डिफरेंट सोच हर जमात में होती हैं, मगर देखें आप कभी भी मुज़ाहिमत और मफ़ाहमत को अलहदा नहीं कर सकते। देखें पॉलिटिकल टूल्स हैं, जो मफ़ाहमत है वो डायलॉग है, डायलॉग तो हर वक्त चलता रहता है और डायलॉग की डिग्रीज चेंज होती रहती हैं, कभी लोअर लेवल पे चल रहा होगा, कभी बहुत ऑब्वियस लेवल पे चल रहा होगा। मुज़ाहिमत है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, मगर मसला क्या है कि पाकिस्तान में हम पॉलिटिकल स्ट्रगल को कोरिलेट कर देते हैं दहशतगर्दी के मामलात से। हालांकि पॉलिटिकल स्ट्रगल एक आपका एक आइनी हक़ है और उस आइनी हक़ को एक्सरसाइज करते हुए वो क्रिटिसिज्म ज़बान से भी हो सकता है, वो क्रिटिसिज्म लोगों को इकट्ठा करके किसी एहतजाज की सूरत में भी हो सकता है, उसमें कोई इस तरह की कदगन नहीं है। मगर गवर्नमेंट हमारे जिस तरह का उसका मैंडेट है तो वो उतनी ही तंग नज़र है, जितना छोटा मैंडेट है उतनी ही तंग नज़री के साथ इन सारे मामलात को देखती है और बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ के ओवरऑल अपना सोशल मीडिया के हवाले से है, देखें तहरीक इंसाफ का अगर सोशल मीडिया ना हो तो क्या आप समझते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ तहरीक इंसाफ जीत सकती थी? क्या जिस तरह के आज प्रेशर चैलेंजेस पीका एक्ट के मौजूद हैं, जिस तरह का क्रैकडाउन चैनल्स पे अखबारों पे है, क्या तहरीक इंसाफ का नैरेटिव बगैर सोशल मीडिया के ज़िंदा रह सकता था? राइट, पॉइंट टेकन। अच्छा, इसके साथ ही साथ ज़रा आगे बढ़ते हैं क्योंकि 8 फरवरी भी सर पे है और 8 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। और हुकूमत ने शायद ये भी एक थ्योरी है कि ये जो तकर्रुर किए हैं अपोजिशन लीडर्स के नेशनल असम्बली और सैनेट में, ये एक CBM इसीलिए किया ताकि ज़रा एक माहौल बनाया जा सके और वो स्ट्रीट मूवमेंट या सड़कों पर निकलने का जो प्लान है ज़रा उसे ठंडा किया जा सके। तो PTI इस वक्त सोच क्या रही है कुछ 8 फरवरी के हवाले से, क्या करने का इरादा है? देखिए, जिस तरह से पास में भी बहुत सारे दिन इस तरह के गुज़रते हैं जिन पे आप अफसोस की निगाह से देखते हैं, 8 फरवरी का भी एक उस तरह का एक काला दिन है कि जिस दिन अवाम के मैंडेट की तौहीन हुई। और आज असेंबली में आप मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर उठा के देख लें जो कि अवेलेबल है,
उसमें भी उन्होंने कैटेगोरिकली यही कहा कि ये दिन स्या दिन है जहाँ लोगों का मैंडेट चोरी हुआ। तो क्या जिस दिन लोगों का मैंडेट चोरी हुआ, क्या उन लोगों का इतना भी हक़ नहीं बनता कि वो कम से कम रियलाइज़ करा सकें जो लोग इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी पे बराजुमान हैं कि आपका ये हक़ नहीं बनता था। आपने जिस अंदाज से यास्मीन राशिद को हराया, जिस अंदाज से दूसरी पार्टी लीडरशिप को हराया, वो नहीं बनता था। और जो देखें जमात के मेन लीडर नवाज़ शरीफ साहब से लेके शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, सारों का मैंडेट डिस्प्यूटेड था। आपने उनको बिठा दिया, ना सिर्फ बिठाया, उनको बड़े बड़े ओहदे भी जो है ना इनायत कर दिए गए। तो क्या ये अवाम इतना भी हक़ नहीं रखती कि 8 फरवरी के दिन उसको एक्सप्रेस कर सके, उस आपके 8 फरवरी के एक्ट को कंडेम कर सके? अच्छा नहीं, लेकिन एक तो यह है कि सिर्फ एहतजाज हो उस दिन या फिर डेमोन्स्ट्रेशंस हों पीसफुल, लेकिन गवर्नमेंट में ये भी शायद खौफ पाया जा रहा है कि यहीं से कहीं ऐसा ना हो कि एक स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया जाए। तो वो तो ये कहते हैं और उन्हें इसका शायद एक धड़का लगा हुआ है और शायद वही सब कुछ हो, एपिसोड रिपीट हो, यानी पकड़ धकड़ और ये सारी चीज़ें। सो इस मरतबा कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली है या फिर उसी तरीके से होगा जैसे पहले होता है? देखिए इस पे तो क्योंकि देखें तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये कॉल दी है, राइट। अब उसको देखें इतवार का दिन है, अब किस तरह से इसको करना है तो उसकी तो वो निटी ग्रिटीज़ वो ही बता सकेंगे। मगर देखें जो भी स्ट्रीट मूवमेंट जिस चीज़ से ये खौफ ज़दा हैं, देखें वो चीज़ें स्पॉन्टेनियस होती हैं। जिस वक्त पाकिस्तान में उस तरह का माहौल बनना है तो वो किसी की कहल पे नहीं होगा, वो अचानक माहौल बन जाएगा। हमें उस वक्त से खौफज़दा होना चाहिए कि देखें जब हम इस वक्त आवाम से उनका आखिरी लुकमा तक छीनने जा रहे हैं, हम आवाम को किसी तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रहे। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन उठा के देख लें, हेल्थ के इश्यूज़ उठा के देख लें, स्कूल हॉस्पिटल्स तक तो हमने प्राइवेटाइज़ कर दिए, लोगों से सहूलियात बुनियादी हर तरह की छीन ली हैं। तो लोगों के आवाम के गज़ब से इस वक्त के हुक्मरानों को डरना चाहिए, जो कि इस वक्त वो आंखें बंद करके बैठे हैं। वो समझ रहे हैं कि खाली तरीके इंसाफ को दबाने से जो आवाम के अंदर का लावा पक रहा है वो शायद दब जाएगा। ऐसा नहीं होने लगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बग़ैर फ़िल्टर्स के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दूसरी साइड कहती है कि भाई पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, पीटीआई शायद मुक़्तदरा के साथ बैठना चाहती है और पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बैठना चाहती। अगर पीटीआई पॉलिटिशियंस के साथ बैठने पर राज़ी होती है तो उसके लिए पीटीआई के प्री रेक्विजिट्स, एक तो मुलाकात हो गई, उसके अलावा पीटीआई क्या चाह रही है कि CBMs में क्या कुछ किया जाए, कौन से वो बेसिक्स हैं जिसके बाद मुज़ाकरात पे बैठा जाए। अलबत्ता हुकूमती इत्तेहाद तो ये कह रहा है और बल्कि कायरा साहब ने भी कहा कि गैर मशरूत आइना मेज़ पे पहले मुतालबात ना रखें, उनका तो ये है, लेकिन पीटीआई के पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स तो हैं। अच्छा नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होता भी इसी तरह है कि जब आप टेबल पे बैठते हैं मुज़ाकरात की टेबल पे तो बहुत सारे एजेंडा आइटम सामने आते हैं और ये तो देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, असीरान की रिहाई से लेके जो लोगों के साथ जुल्म व जबर हुआ वो सारी चीज़ें हैं। फिर जो आइनी इस्लाहात के नाम पे जो इस वक्त अदलिया के निज़ाम को मसख़ किया गया है, फिर बाकी मामलात हैं, वो सारी चीज़ें उधर ही डिस्कस होंगे। मगर देखें मुज़ाकरात पे बैठने के लिए एक रज़ामंदी भी तो चाहिए ना। रज़ामंदी के लिए देखें ये समझते हैं कि शायद हम उनसे पहले कोई डिमांड कर रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात डिमांड नहीं है। अगर फ्री एंड फेयर तरीके से अगर एक टेबल पे बैठना है, एज़ इक्वल बैठना है, तो जिस बंदे का मैंडेट है, जिस बंदे से इस पीटीआई की शनाख्त मंसूब है, उससे मशावरत ही ना की जाए और इनके साथ टेबल पे बैठ जाए तो वो उसकी लेजिटिमेसी कौन मानेगा। मतलब ठीक है गवर्नमेंट साइड तो एक्नॉलेज कर रही होगी, मगर जो तहरीक इंसाफ का पैनल जाता है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पैनल जाता है उसको बैकिंग किधर से मिलेगी, वो अपनी लेजिटिमेसी किधर से ड्रॉ कर रहा होगा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत वक्त को घबराना चाहिए। उन्हें महमूद खान की जो ओपनिंग स्पीच है, इसलिए रहे उन्हें लगता है कि शायद अगर मुलाकात करवा दी तो मुज़ाकरात की इजाज़त मिले ना मिले, कॉल ज़रूर आ जाएगी कोई। देखिए कॉल अब आती रहती हैं, मगर अब देखें खाली उस चीज़ की घबराहट से आप अभी के चैलेंजेस को ना भांप सकें। देखें बहुत सारी चीज़ें आप एज एनालिस्ट इस वक्त ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।
पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं। आप खाली ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिखा के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर हकीकी मानों में टैकल करना है और पाकिस्तान को बहुत सारे प्रेशर से बचाना है तो पॉलिटिकल फोर्सेस को डायलॉग पे बैठना पड़ेगा, मगर डायलॉग पे बैठने के लिए वो डायलॉग हकीकी माने में होने चाहिए, और वो तभी हो सकेंगे जब इमरान खान से प्रॉपर इमरान खान की लीडरशिप की मशावरत हो सकेगी। राइट, पॉइंट टेकन। अच्छा, इसमें एक और जो एतराज़ उनकी तरफ से आता है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक गेम खेली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को आगे कर दिया कि ये अगर बातचीत करें और कोई ऐसा हल निकल रहा हो तो एंड टाइम पे पीटीआई उससे पीछे हट जाए और पीटीआई कहे कि हमारा तो ये मौक़िफ़ नहीं है। और ये लोग, तो क्या ये लोग दर हकीकत एम्पावर्ड हैं, बिकॉज नाउ दे आर ऑपोजिशन लीडर्स इन नेशनल असेंबली एंड सेनेट रिस्पेक्टिवली, तो क्या ये एम्पावर्ड है? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये कह के डिस्क्रेडिट कर देती है। अच्छा, नहीं देखें, ठीक है किसी का इस तरह का पर्सपेक्टिव होगा, मगर मैं समझता हूँ कि जो भी मुज़ाकरात की, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेगा उसके लिए वहाँ से उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जिसने बैठना है सोच समझ के बैठना है, अपनी लिमिटेशंस का अहाता करके बैठना है। और इमरान खान साहब ने भी अगर महमूद खान को, राजा अल्लामा नासिर साहब को किया है तो वो बड़ा देखभाल के किया है, और उन्होंने एज ए थर्ड पार्टी उन्हें बिठाया है। ज़ाहिरी बात है कि तहरीक इंसाफ की डायरेक्ट लीडरशिप बैठी होती तो शायद टेम्परेचर टॉक्स का कुछ और होता। इन्हें बिठा के खान साहब ने एक एडिशनल लेयर क्रिएट की है, जो मैं समझता हूँ कि इस हाइब्रिड निज़ाम के लिए भी बातचीत के लिए बेहतर है। अच्छा, यानी एक मौका दिया गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ एट द एंड में आपसे पूछूंगा कि ठीक है, जस्ट इन केस हम एक इमेजिनरी सिनेरियो को इमेजिन करते हैं और उसे लेकर चलते हैं कि हुकूमत मुलाकात भी करवाती है, ये सब कुछ करती है, CBMs भी हो जाते हैं, क्रैकडाउन में भी कमी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका एक ही मुतालबा होता है हर वक्त कि आप अपने बैरून मुल्क बैठे सोशल मीडिया को थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, ये एक काम हो जाए तो फिर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो पीटीआई इन रिटर्न क्या ऑफर कर सकती है सीज़ फायर के लिए कि अगर वहाँ से सफ़ेद झंडा लहराया जाए तो क्या पीटीआई ये सफ़ेद झंडा लहराने की गारंटी दे सकती है? अच्छा देखिए, मतलब मुझे इससे मतलब ख़ुद मैं क्वेश्चन को सुन के थोड़ा कंफ्यूज हूँ। देखें ओवरऑल देखें एक्सपेक्ट वो क्या करते हैं। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कोई एक ऑर्गेनिक सोशल मीडिया है, ये उस तरह का कोई हायर्ड सोशल मीडिया नहीं है कि इमरान खान की टीम हेड ने किसी ने 4-5 बंदों को फ़ोन करना है और उन्होंने खामोश हो जाना है। देखें लोग ये ओवरऑल कंसर्न पाकिस्तानीज़ हैं जो हमारे सिस्टम में फ़्लॉ देखते हैं, उसमें वो उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। आज तहरीक इंसाफ एक डिफरेंट भी पोजीशन ले ले। मैं कहता हूँ कि समझिए आज पूरी तहरीक इंसाफ डिसाइड कर लेती है कि नहीं पाकिस्तान के लिए ये हाइब्रिड निज़ाम ही आइडियल है और हमने इसको सपोर्ट करनी है। तो क्या आप समझते हैं कि जो आवाज़ें बाहर बैठी हैं वो बिल्कुल ही इनके साथ यू टर्न ले लेंगी? देखें ये समझना चाहिए कि अब ये निज़ाम एक डिफरेंट निज़ाम है। ग्लोबली लोग और तरह से सोचते हैं, आप लोगों की सोचों को कैद नहीं कर सकते। आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, अपनी आउटलुक बेहतर करें, अपनी लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से रीच आउट करें। आज अगर कोई इंसिडेंट पाकिस्तान में होगा जहाँ ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ होगा या कोई और तरह का होगा, लोगों ने तो बोलना है। आप उसको मंसूब कर दें कि नहीं ये जो है ना तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया करा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें सोशल मीडिया की उस तरह से फिर अंडरस्टैंडिंग ही कंप्लीट नहीं है। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हमारे मौजूद थे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप की सरबराही में कायम गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करके न सिर्फ अपनी खारजा पॉलिसी में कदम आगे बढ़ाया है बल्कि आलमी सतह पर अपने मौक़िफ़ को भी मुस्तहकम करने का इंदिया दिया है। इस बोर्ड में पाकिस्तान समेत अब तक 19 ममालिक शामिल हो चुके हैं। ये इक़दाम इस बात की गम्माज़ी है कि पाकिस्तान आलमी अमन और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने को अपना फ़र्ज समझता है। बोर्ड का मकसद बज़ाहिर गजा की बहाली है, मगर इसके असरात आलमी पॉलिसी के दायरे तक फैलते हैं
और पाकिस्तान की मौजूदगी ये यकीनी बनाती है कि मुस्लिम ममालिक के मसाइल पर एक मजबूत और मुतवाजन मौक़िफ़ सामने आए। मुल्क की सियासत में भी ये कदम सवालात और बहस का महवर बन चुका है। अपोजिशन जमातें कहती हैं कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन ये एक ऐसा मौका है जिसमें पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना किरदार अदा किया और मुस्लिम दुनिया के मसाइल खुसूसन फ़लस्तीन और कश्मीर के हक़ में मौसर मौक़िफ़ कायम किया है। यह सवाल पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान मौजूद ना होता तो क्या इसराइल को आज़ादाना तौर पर अपनी कार्रवाइयों का मौका मिल जाता। यह भी देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने इसी हिकमत अमली का इस्तेमाल पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी किया, जहां इसराइल के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस बोर्ड में शमूलियत के जरिए पाकिस्तान आलमी सियासत में मौसर तरीके से अपनी पॉलिसी पेश कर सकता है, एतमाद की फ़ज़ा कायम रखता है और मुस्लिम ममालिक के हक़ में आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करता है। इस वक्त सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के बगैर कोई और मुस्लिम मुल्क दुनिया के मसाइल के हक़ में इतनी मौसर नुमाइंदगी कर सकता था? क्या आलमी अमन और फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए कोई मुतबादिल मंसूबा पाकिस्तान की मौजूदगी के बगैर मुमकिन था? पाकिस्तान की शमूलियत एक मौसर हिकमत अमली है जो कि न सिर्फ मुल्क की सिफारती पोजीशन को मजबूत करती है बल्कि दाखिली सियासत में भी यह एतमाद पैदा करती है कि मुल्की फैसले आलमी जिम्मेदारी के साथ किए जा रहे हैं। इसके जरिए पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सालमियत को बरकरार रखता है बल्कि मुस्लिम दुनिया के मसाइल के हल में अपना फाल किरदार भी अदा कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदगी आलमी फोरम्स में क्यों ज़रूरी है और किस तरह ये मुल्क की दाखिली और खारजी पॉलिसी दोनों में तवाज़ुन पैदा करती है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, दिफाई तज्जियाकार है। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जाहिर बात है पाकिस्तान इस फोरम में पाकिस्तान ने शमूलियत इख्तियार की है, बहुत से दीगर इस्लामी ममालिक जो लीडिंग इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ शमूलियत इख्तियार की है, लेकिन एक तनकीद होती है कि भाई पाकिस्तान उस फोरम में आ गया जिस फोरम में इसराइल भी बैठा है, लेकिन इसी तरह के और मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, यूनाइटेड नेशंस उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि कितना ज़रूरी है इस फोरम के अंदर पाकिस्तान का होना? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का होना एक बहुत ही कामयाबी भी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी भी है और साथ ही साथ पाकिस्तान को इस वक्त एक दुनिया में बड़ा आला मुकाम मिला जो मार के हक के बाद, बयान मरसूस के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने फील्ड मार्शल रियासत मुनीर की आदत में जिस तरीके इंडिया को काला मुँह किया, शिकस्त से फ़ौज दी, उससे पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई हुआ और दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैच्योर इस्लामिक मुल्क है और हमारी मुसल्लह फ़ौज देयर सेकंड टू नन और हमने साबित किया और हमने अपनी रिस्पेक्ट को अर्न किया। और अमेरिकन प्रेसिडेंट का एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ हम सबको पता है। आज भी अगर आपको याद हो कि जब वो वहाँ पर तकरीर कर रहे थे, जब उन्होंने फील्ड मार्शल को देखा तो उन्होंने थम्स अप किया, इशारा किया दैट ही इज सो हैप्पी अबाउट दैट ही इज हियर एंड रिस्पेक्ट। और कई दफ़ा कह चुके हैं ही इज अ गुड गाय, आई लाइक हिम विद द फील्ड मार्शल। इसके देखें, इस ममालिक पाकिस्तान के साथ आप और ममालिक देखिए, इस्लामिक ममालिक सारे इंपॉर्टेंट ममालिक हैं, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, मुत्तहदा अमारात है और अच्छा कि जो ममालिक हैं तमाम इन्फ्लुएंस रखते हैं। अगर इस्लामिक ममालिक यहाँ पर नहीं होंगे तो आप मुझे बताइए कि व्हाट विल हैपन जब डिसीजन मेकिंग आएगी तो वहाँ पर इनके साथ कौन खड़ा होगा गजा के पैलेस्टीन के साथ। फिर आप वहाँ पर अपना जब आप मौजूद होंगे तो आप काफ़ी चीज़ें अपनी मनवा सकते हैं। आप उनकी रिकन्स्ट्रक्शन में, उनके डेवलपमेंट में, उनके लिए वहाँ पर जो पानी का है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, अम्यूनिटी की चीज़ें हैं, कितनी चीज़ों में आप कितना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोपेगेंडा जो है ना, ये वी मस्ट एंड अप हियर। ये पाकिस्तान को आसमान की बुलंदियों पे लेके जा रहा है। ये वो हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। आई थिंक जिस तरीके से फील्ड मार्शल रियासत मुनीर ने मार के हक के बाद पाकिस्तान में इमेज बिल्डिंग की है और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट को कन्विंस किया। आपके साथ मिडल ईस्ट देख लें, आप इस दफाई मादे कर रहे हैं, तुर्की से ताल्लुकात हमारे हमेशा से अच्छे हैं। फिर आपके साथ ये ईरान ने देखें कैसे तो शुक्र पाकिस्तान की बात की, बांग्लादेश से हमारे ताल्लुकात, इंडिया कहाँ पर है। तो इसको हमें कैश करना चाहिए। हम जितना वर्ल्ड फोरम में आएंगे उतने इंडिया की खिफत होगी, इंडिया को जलन होगी। और साथ उसके आप ये देखें ना, इसमें ये ममालिक आने के बाद कितना फर्क पड़ता है। आपके सामने पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर ने रोक के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हर फोरम पर
पैलेस्टीन की नुमाइंदगी की है, ट्रू। और आपने हर जगह पर हमारा साथ दिया और बड़ा क्लियर कहा कि वी बिलीव इन टू नेशन स्टेट, वन। नंबर टू, 1967 के तमाम इलाके इजराइल ये वापस आने चाहिए पैलेस्टीन के पास। अल-कुद्स शरीफ इज गोइंग टू बी द कैपिटल। ये आप मुझे बताइए कि ये कितनी बड़ी एहसास की बात है। पाकिस्तान को सोना चाहता है। अब अगर इन चीज़ों को हम सब देखें तो फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अक्लमंदी की, आपको शामिल किया गया, आपने उसको एक्सेप्ट किया और इससे आपकी और इज्जत अफजाई होगी। ये चीज़ों को अगर आप देखें तो फिर आप कहते हैं कि ये जब दस्तखत के साइन पे भी आप देखें ना, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सबसे पहले साइन किया, आपने देखा किस तरीके से वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे थे। सरगोशियां जो थी वो भी जरा आलमी मीडिया की बड़ी तवज्जो की मरकज बनी। अब अगर ये चीजें देखें तो इससे आप लगा लें कि बोर्ड ऑफ पीस में कितनी इंपॉर्टेंट थी। इट्स अ डिसीजन मेकिंग फोरम। इजराइल क्या यूनाइटेड नेशन में नहीं है, वर्ल्ड गॉड फोरम में नहीं है, हर जगह नहीं जाता। लेट हिम सिट देयर एंड यू टॉक इन फ्रंट ऑफ इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन। दैट इज द करेज पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने हर मौके पे इजराइल के रैप के रिप्रेजेंटेटिव के सामने खुल के बात की और उसको कहा कि ये गलत कर रहा है, ये जेनोसाइड कर रहा है। तो ये कम है हमारे लिए, इसलिए मेरे ख्याल में वी मस्ट अप्रिशिएट। और ये आपको इस वक्त मुल्क में जो आला मुकाम मिला है इसको हमने कैश करना है, हमने इसका अपना फायदा उठाना है। दिस इज द टाइम वी आर वर्किंग ऑन इट। और इसके लिए जितनी भी अब मेन फोकस वहां पर है कि देखें स्टेबलाइजेशन फोर्स में जो यूनाइटेड नेशन के अगर अंडर आती है तो फिर चार्टर में जाके काम करते हैं, डिफरेंट थिंग। हमाद को डिसम करना इज नॉट द पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली, वी नॉट गोइंग टू डू इट। ये रॉन्ग नोशन है, ये जान के इंप्रेशन क्रिएट जो पाकिस्तान हमारे इमाम मीर जाफर सादक के हमारे अंदर, उसको हमने खत्म करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को और स्ट्रांग होना है, यूनाइटेड रहना है, रेजिलिएंट रहना है। यहाँ पर हमारी फौज के साथ जो उनकी कोशिश है, नैरेटिव है, फौज और अवाम को जो एतमाद है इसको दूर करो, फौज कमजोर करो, ताकि लिबिया, सीरिया, इराक की तरह पाकिस्तान की हालात करो, खुदा ना खास्ता। तो रिमेन यूनाइटेड एंड बिकम मोर स्ट्रॉन्ग एंड एवरी डे एंड नाइट आप स्ट्रॉन्ग होते जाएं और दुनिया को बताएं व्हाट इज पाकिस्तान इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री। एग्जैक्टली। और ये चीज़ तो चले वेल एस्टैब्लिश्ड है कि पाकिस्तान ने जो एक कमबैक किया है मई 2025 के क्लैश के बाद, जो ग्लोबल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान पिछली सीटों से उठ के फ्रंट सीट पे, बल्कि बहुत सी जगहों पर तो इस्लामिक वर्ल्ड में तो हम ड्राइविंग सीट कह सकते हैं कि पाकिस्तान इवन ड्राइविंग सीट पे आया है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन ये जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इन पे एक ऑपोजिशन की तरफ से ये शिकवा आ रहा है कि भाई एतमाद में नहीं लिया पार्लियामेंट को और कोई इजलास होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और इस अचीवमेंट को डिसक्रेडिट किया जा रहा है। आप ये देखिए, मुझे ये बताएं कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव ने असेंबली में अपने नुमाइंदे भेजे हैं, यस। उन नुमाइंदों ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक चुना है, कैबिनेट बनाई है, उस पर एतमाद किया है। तो लेट दैट कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर टेक द डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। हमें ये पता होना चाहिए। हाँ, जो कैबिनेट और उसके बाद हुकूमत फैसला करती है, पाकिस्तान मुसल्लह फौज बीइंग वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ स्टेट हैव टू एक्सेप्ट इट, इट्स वेरी क्लियर। और इनपुट फौज की हमेशा होती है, रहेगी। इसलिए हर बात में आप पार्लियामेंट में नहीं जाते, जरूरत नहीं होती है। क्या ये बात ये प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर गए हैं कि अगर ये हर चीज वहां पर कांग्रेस में और वहां पर कांग्रेस में जाकर चैलेंज में बात की? जब आपने अवाम ने अपनी नुमाइंदा हुकूमत बनाई है तो उनको लेट देम वर्क एंड दे टू टेक सर्टेन डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इट्स वेरी क्लियर। एग्जैक्टली, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ थे। इसी के साथ मखदूम शहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।